एंजाइम्स। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, ठीक। और टर्म दिया था कुहने ने। किसने दिया था? कुहने ने, ठीक है। एंजाइम की स्टडी को क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को कहते हैं एंजाइमोलॉजी। लिख लीजिएगा, एंजाइमोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई। एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे। बर्जीलियस ने he was the scientist who first suggested about the existence of enzyme. बर्जीलियस ने पहली बार सजेस्ट किया कि एंजाइम्स ऐसी कोई चीज है। तो पहली बार किसने सजेस्ट किया? बर्जीलियस ने फर्स्ट सजेस्टेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम। एक साइंटिस्ट थे, यहीं पे आप नोट करते चलेंगे। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एडवर्ड बुचनर। एडवर्ड बुचनर। इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था फर्स्ट एंजाइम, एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम को सबसे पहले इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम ईस्ट। ठीक है। तो बुचनर ने क्या किया था? सबसे पहला एंजाइम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट एंजाइम, जो पहला एंजाइम जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो था जाइमेज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे चलें, यहां तक हो गया। अब एक और साइंटिस्ट थे, सुमनर। अभी हम साइंटिस्ट का क्या योगदान है वो लिख रहे हैं। सुमनर ने बताया, फर्स्ट टोल्ड अबाउट या सजेस्टेड अबाउट प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम। प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम। अभी मैं सब सारी चीजें समझाऊंगी आपको। इन्होंने क्या बताया? पहली बार इन्होंने ये बताया कि एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन नेचर का होता है। किस नेचर का? प्रोटीन नेचर का होता है। तो ये सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? सुमनर ने सजेस्ट किया था। इनका एक और योगदान है, सुमनर ने और क्या किया था? क्रिस्टलाइज्ड किया था एक और एंजाइम को, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम नोट कर लीजिए। इन्होंने यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया था, उसको क्रिस्टलाइज्ड किया था फ्रॉम जैक बीन। ओके, ये भी लिख लीजिएगा। पहला एंजाइम जो एक्सट्रैक्ट किया गया था जाइमेज था। किससे? ईस्ट से। और यूरिएज को, जाइमेज को किसने एक्सट्रैक्ट किया था? हमने बताया था सुमनर। और उसके बाद इससे यूरिएज एंजाइम को किसने क्रिस्टलाइज किया था? जैक बीन से। उसने किया था, दैट इज द वी कैन से सुमनर। यूरिएज को किसने किया था? यूरिएज को बुचनर ने किया था। और ये किसने किया है? सुमनर ने किया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। एक और चीज लिखेंगे। एक साइंटिस्ट थे बीडल एंड टॉटम, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, TAU रहेगा एक्चुअली, TAU लिख लीजिएगा। इन्होंने बताया था, एक थियरी दिया था, 1 जीन 1 एंजाइम, 1 जीन 1 एंजाइम 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। 1 जीन, एरो कर लीजिए, 1 एंजाइम 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, इसको करिए, इसको इंपॉर्टेंट करिए। ठीक है, 1 जीन 1 एंजाइम 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है, इन्होंने कहा कि ये सपोज करिए कि ये डीएनए है। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहते हो आप लोग भाई? जीन कहते हो। ये जीन किसको कोड करता है? प्रोटीन को। और ये प्रोटीन सपोज करिए कि क्या है? एंजाइम है। ठीक है, क्या है? एंजाइम है। और हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है।
एक एंजाइम केवल एक ही मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करता है, एक एंजाइम केवल एक ही मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये चीज आप समझिए, एक एंजाइम क्या है, वन रिएक्शन, केवल एक रिएक्शन को। ऐसा नहीं कि सपोज करिए, ध्यान समझिए, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज करिए कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन किया, जबकि हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, है ना, और इसने क्या बनाया, बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लिया। अब यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूज होता है। ये रिएक्शन दो कंडीशन में हो सकती है, एक तो ये एंजाइम की प्रेजेंस में हो, ठीक, एंजाइम की प्रेजेंस में हो, और एक एंजाइम की एब्सेंस में हो। लेकिन तीसरा यहाँ पे कोई दूसरा एंजाइम इस रिएक्शन को नहीं कर सकता। मतलब एक जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए कोई भी एंजाइम स्पेसिफिक होता है। दैट्स मीन कि वन जीन, एक जीन किसी एक एंजाइम को कोड करता है, या एक जीन केवल एक एंजाइम बनाएगा, और एक एंजाइम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी, वन जीन वन एंजाइम वन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इतनी चीज हम समझा देंगे आपको। अब आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। पहले हम एंजाइम की प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ध्यान से समझते चलिए इसको, एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, एंजाइम्स आर, या मोस्टली, ऑल एंजाइम नहीं लिखेंगे, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस। मतलब एंजाइम्स एक्चुअली किस नेचर के होते हैं, प्रोटीनीशियस नेचर के होते हैं। हमने ऑल एंजाइम्स नहीं लिखा है क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी है इस लेवल पे। अब आपको थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल, मतलब किस वे में लिखना है क्या है। अगर मान लीजिए आप कोई मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, जीआईसी का मेंस लिख रहे हैं, आश्रम पद्धति का मेंस लिख रहे हैं, तो आपको एंजाइम्स दे दिया, तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस। एग्जामिनर देख के भड़क जाएगा कि इसको तो कुछ पता नहीं है। आपको मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस लिखना है। तो बस आपको यही नहीं लिख देना है एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस, ये भी गलत है। आपको मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि कौन से ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर के नहीं होते। ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस। नेक्स्ट, नॉन प्रोटीनीशियस एंजाइम्स आर, ठीक है, नॉन प्रोटीनीशियस एंजाइम्स आर। कौन कौन से ऐसे प्रोटीन एंजाइम है जो नॉन प्रोटीनीशियस हैं, नाम लिख रही हूं मैं, 3 नाम लिखूंगी मैं, 3 नाम लिखूंगी। देखिए, पहला है 23SRRNA। देखिए अभी कंफ्यूज नहीं होएगा आपकी मैडम ये क्या लिख रहे हैं, 23SRRNA। ठीक है, दूसरा है राइबोन्यूक्लियेज पी, जिसको आप RNP भी कहते हैं या RNase P कहते हैं। ठीक, और तीसरा है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये 3 एंजाइम ऐसे आपको लिखने हैं जो नॉन प्रोटीनीशियस है, और ये तीनों एंजाइम्स एक्चुअली में क्या है, ये तीनों एंजाइम्स हैं आरएनए एंजाइम्स। कैसे हैं, आरएनए एंजाइम्स, जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। क्या नाम दे देंगे, राइबोजाइम्स। ठीक है, ये तीनों कैसे एंजाइम है, आरएनए एंजाइम है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोजाइम। अब आपको दे दिया कि नॉन प्रोटीनीशियस एंजाइम्स आर एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड एंजाइम में भी आरएनए एंजाइम है ये। ठीक, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए। तो इस तरीके से आपको कोई भी आंसर लिखना है अगर आप मेंस कर रहे हो तो। ठीक है,
देन एग्जामिनर विल हम कह सकते हैं विल बी इम्प्रेस्ड, तब जाके आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी हैं जो मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी मैं मेंस के लिए गाइडेंस भी दूंगी, मेंस के लिए जो हम लोग आगे वर्क करने वाले हैं वो भी हमारा आज से कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। तो ये प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस, नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम क्या है ये। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। जैसे देखिए थर्ड प्रॉपर्टी मैं लिखने वाली हूं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इसकी सबसे थर्ड प्रॉपर्टी है, एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, आपको रिएक्शन पूरा लिखना है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? डिक्रीजेस को लोअर्स भी लिखा रहता है कभी कभी, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिए। इस एंजाइम का सबसे ये किसी भी एग्जाम में यही आता ही है, 4 प्रॉपर्टी देके पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सा सही है तो कौन सा गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, समझिए ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये एक यूनिवर्सल पॉइंट है, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। और मैं आगे आपको बताऊंगी भी कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है और एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ठीक है, और पांचवा प्रॉपर्टी, अब इसको लिखेंगे एंजाइम्स। ठीक है, do not consumed in reaction, ये रिएक्शन में खत्म नहीं होता, that is regenerated after reaction। रिएक्शन के बाद ये क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे सपोज करिए कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, ठीक, इसने किसी सबस्ट्रेट से बाइंड किया, ये एक एंजाइम है, इसने सबस्ट्रेट से बाइंड किया, तो यहाँ पे बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर फाइनली इस सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए कर देगा, प्रोडक्ट तो बन गया और एंजाइम फिर से क्या हो गया? रीजनरेट हो गया। एंजाइम वापस से फिर से क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट में रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ये रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट से बाइंड करने पे, सबस्ट्रेट से बाइंड करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है, और फिर यही एंजाइम जो है बार बार यूज होता रहता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको एंजाइम के बारे में ध्यान से लिखना है। ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस, नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम्स आर क्या क्या है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है एंजाइम्स इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, डू नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, दैट इज रीजनरेटेड आफ्टर रिएक्शन। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी है। और अगर आपको यहाँ पे एक और आगे यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, ये स्लाइड के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंजाइम, पहली चीज हम यहां से देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। और देखिए पता है, अगर आपको आज तक ये चीज ना समझ में आई होगी तो अब इतने अच्छे से समझ में आएगी कि मतलब एंजाइम से आपको मोहब्बत हो जाएगी, इतने अच्छे से समझ में आएगी कि मुझे लगता है कि जब मैं टीचर हूँ, मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है, तो स्टूडेंट को एंजाइम से, बायोमोलिक्यूल से बड़ा डर लगता है, लेकिन पढ़ाने के बाद अरे वाह कितना इतना सरल था एंजाइम, इतना इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक हम लोग कहते हैं एक्सो एंजाइम और दूसरा होता है एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम्स, एंडो एंजाइम्स। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, एक्सो एंजाइम को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम भी कहते हैं, दूसरे नाम से भी आ जाएगा ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, और एंडो एंजाइम को इंट्रा सेलुलर एंजाइम भी कहते हैं। इंट्रा सेल्युलर एंजाइम भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका मतलब क्या है।
एक्सो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, प्रेजेंट आउटसाइड सेल, जो कोशिका के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और एंडो एंजाइम क्या होता है? प्रेजेंट इनसाइड द सेल, प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सेल के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट है तो आप बता दो सेल के अंदर कैसे एंजाइम, कौन से एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है हो, चाहे क्रेब्स साइकिल का एंजाइम हो, चाहे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल या फिर वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एंजाइम हो, सब सेल के अंदर पाया जाता है ना। आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है सेल के अंदर। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है तो उसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है तो उसके एंजाइम कहाँ होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। ये सारे एंजाइम्स कहाँ पे हैं? जल्दी से बताइए। सारे एंजाइम्स हैं सेल के अंदर, तो इसको हम कहेंगे एंडो एंजाइम्स। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, इसका एग्जाम्पल हम लिख दें एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या आया? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब। अब मैं अभी आपको कराऊंगी, एक क्वेश्चन भी कराऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं यहां से, इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे। प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर प्रेजेंट है। अब बताइए सेल के बाहर क्या है भाई? हमारे जितने भी, अगर हम बात करें, हमारा जो भी डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन कहाँ होता है हम लोगों का? सलाइवा से, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो सेल के बाहर है ना, बक्कल कैविटी के हम कह सकते हैं कि सलाइवा सलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी जो ग्लैंड्स के एंजाइम्स हैं, जैसे हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड का एंजाइम है, मतलब हमारा डाइजेशन ही एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर है। तो जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं वो कौन से एंजाइम हो गए? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको आप लिख सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, और कुछ हम लोग कहेंगे, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम है। फॉर एग्जांपल बस ऐसे ही लिख लीजिए, मैं आगे इसको समझाऊंगी। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम आप क्या लिख सकते हैं? ट्रिप्सिन लिख सकते हैं, ठीक है, पेप्सिन लिख सकते हैं। जितना भी डाइजेशन में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम या एक्सो एंजाइम है। अब एक सवाल देखिए, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करा दूं मैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, विच इज नॉट एंडो एंजाइम। कौन सा यहां से एंडो एंजाइम नहीं है? क्वेश्चन मैं करा रही हूं, देख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको दे दिया भैया ऐसे पूछ रहा कौन सा एंडो एंजाइम नहीं है। तो पहला आपको दे दिया हेक्सोकाइनेज, ठीक। दूसरा दे दिया सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। तीसरा आपको दे दिया यहाँ पे कौन सा एंडो एंजाइम नहीं है ना, आपको दे दिया यहाँ पे ये पेप्सिन, और चौथा यहाँ पे दे दिया काइनेज या पायरुवेट काइनेज, कुछ भी है। अब बताइए इसमें से कौन सा एंडो एंजाइम नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा एंडो एंजाइम नहीं है जो सेल के अंदर नहीं पाया जाता? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ये तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये एंडो एंजाइम नहीं है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज नॉट द एक्सो एंजाइम, ठीक है, कौन एक्सो एंजाइम नहीं है, या कौन सा इसमें से एक्सो एंजाइम है। ये क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछ सकता था, विच इज नॉट एंडो एंजाइम या विच इज एक्सो एंजाइम, दोनों का मतलब एक ही है। तो कौन एक्सो एंजाइम है? पेप्सिन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे फिर से एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है एंजाइम के क्लासिफिकेशन की, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो अगला मैं क्लासिफिकेशन एंजाइम का कराने वाली हूं।
तो चले आगे चले, देखिए नेक्स्ट, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से। एंजाइम्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल एंजाइम्स, ठीक, और जो हमारा दूसरा है वो होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हम और क्या नाम दे सकते हैं? होलो एंजाइम्स कह सकते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं? होलो एंजाइम्स कहते हैं। एकदम ध्यान से इस चीज को समझिए। अब देखिए जो सिंपल एंजाइम्स या कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, सिंपल एंजाइम का मतलब हमने आपको पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल में यही समझाया है कि सिंपल प्रोटीन, सिंपल लिपिड, इन सब का मतलब होता है कि अगर आप उसे तोड़ें तो उसमें केवल प्रोटीन पार्ट हो। किसी प्रोटीन में केवल प्रोटीन पार्ट है तो उसको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के साथ कुछ और हो, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, तो प्रोटीन के अलावा कुछ और भी चीज़ें अगर है तो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसी तरीके से अगर लिपिड सिंपल कब कहलाएगा? जब उसमें बस लिपिड का पोर्शन हो। लेकिन अगर फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ऐसे आ गया, मतलब लिपिड के साथ कुछ और अटैच्ड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड। तो इसी तरीके से सिंपल एंजाइम का मतलब एंजाइम पार्ट हो केवल। यहाँ पे एंजाइम पार्ट का मतलब केवल प्रोटीन पार्ट हो, क्योंकि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल एंजाइम्स का मतलब ओनली प्रोटीन पार्ट, इसमें केवल प्रोटीन पार्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिप्सिन है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब सिंपल एंजाइम है। ये सब क्या है? सिंपल एंजाइम है। मतलब जितने भी मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो सिंपल एंजाइम होते हैं। लेकिन समझना, ध्यान से समझना, अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको आगे बताऊंगी। कॉन्जुगेटेड एंजाइम का मतलब, कॉन्जुगेटेड का मतलब यहाँ पे दो चीज हो। दो चीज का मतलब यहाँ पे प्रोटीन पार्ट भी हो, ठीक है, और नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, ठीक। अब अगर ऐसे एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं हम कॉल्ड एज एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। क्या नाम दे देते हैं? कोफैक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। अब जो एपो एंजाइम है, देखिए ध्यान से, अभी मैं इनके बारे में लिखूंगी नहीं, मैं इसको आगे ले चल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होए। देखिए ध्यान से समझिए, मैं इसको आपको सबको एकदम बनाने का टाइम दूंगी, आप बस देखते रहिए। पूरा बनाने का टाइम दूंगी मैं, टेंशन नहीं लेना एकदम। अब जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स भी दो तरीके के होते हैं। कोफैक्टर्स दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, कार्बनिक। ऐसे कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है, मतलब जो कार्बनिक कोफैक्टर है, वो भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, देखिए यहां से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कहां से क्वेश्चन आता है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है को एंजाइम्स। दूसरा क्या है? को एंजाइम्स। ये सब आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। और जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटल आयंस। जो भी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है एंजाइम के साथ, उसको हम कहते हैं मेटल आयंस। जैसे आप बहुत सारे एंजाइम्स आपने देखा होगा, जैसे आपने अभी जो हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ते हैं सलाइवा में, तो सलाइवा में सुक्रोज का, स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च डाइजेशन होता है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है? सलीवरी एमाइलेज। सलीवरी एमाइलेज के साथ क्लोराइड आयन जरूरी है। क्लोराइड आयन अगर नहीं रहेगा तो ये डाइजेशन नहीं हो पाएगा।
तो क्लोराइड आयन इसका इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर या मेटल आयन है, तभी ये डाइजेशन होगा। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके साथ ऑर्गेनिक कोफैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके साथ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर काम करते हैं। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर उसको मेटल आयन कहते हैं। अब हम इन दोनों के बारे में समझते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। एक्चुअली देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, अब ये तो कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट का काम क्या होता है, ये प्रोटीन पार्ट से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन एक्चुअली, और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये टाइटली बाउंड होता है, टाइटली, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्मली, मतलब बहुत टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड है। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं अभी आपको बताऊंगी। और इसकी बाइंडिंग कैसी होती है, बाइंडिंग परमानेंट होती है, ये हमेशा बाइंड किए रहता है, बाइंडिंग परमानेंट, ये एपो एंजाइम से परमानेंटली बाइंड किए रहता है। ये तो हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑन द अदर हैंड कोएंजाइम क्या करते हैं, कोएंजाइम लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम, एपो एंजाइम से ये लूजली बाउंड होते हैं। और दूसरी चीज बाइंडिंग परमानेंट नहीं होती है, बाइंडिंग इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी लिख लीजिएगा, दैट इज ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब केवल जब रिएक्शन होने वाला है तब ये जाके बाइंड करते हैं। और ये बाइंडिंग ट्रांजिएंट होता है, टेम्परेरी होता है, हमेशा ये नहीं बाइंड करते। दोनों में अंतर देखिए। अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स, तो आप कहोगे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम होता है और कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है इस एपो एंजाइम से, प्रोटीन पार्ट से, और इनकी बाइंडिंग परमानेंट होती है, ये हमेशा बाइंड किए रहते हैं कोएंजाइम से, अरे सॉरी एपो एंजाइम से। लेकिन कोएंजाइम अपने एंजाइम से तभी बाइंड करते हैं जब रिएक्शन होने वाला होता है। तो रिएक्शन होने वाला होता है उसके बाद वहां से हट जाते हैं। तो इनकी बाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए ना, तभी वो जब मन किया तब बाइंड किया, जब मन किया तो हट गए। दीज टू डिफरेंसेस आर वेरी वेरी IMP, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई है। मेटल आयन के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, पहले आप इतनी चीजें देखिए। अब मेटल आयन क्या करता है, मेटल आयन भी एक बहुत चालाक सा ये कोफैक्टर है। मेटल आयन बाइंड करता है, बाइंड्स विद सबस्ट्रेट as well as enzymes।